उत्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। यह चैनल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्थान क्लासेस। हिंदी का जो बहुविकल्पीय प्रश्न वाली श्रृंखला है, ये दूसरी वीडियो है। इसके जो टॉपिक की बात की जाए तो हिंदी वर्णमाला है। ठीक है, तो आज सबसे पहले मैं बात करूंगा। देखिए, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो भी परीक्षाएं कराती हैं, इसके अंतर्गत बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं। और जिससे पहले मैं क्वेश्चन पर चलता हूँ। पहला प्रश्न, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं? ऑप्शन है अघोष, ऑप्शन बी है सघोष एंड ऑप्शन सी है अल्पप्राण, ऑप्शन डी है महाप्राण। तो इसको आपको बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अघोष। ठीक है, और व्याख्या कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन्हें अघोष वर्णों की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे कि क, ख, च, छ, ट, ठ इत्यादि इसी श्रेणी के हैं। ठीक है, तो ये आई होप ये क्लियर होगा। और अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या दूसरा है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन है श, 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 ह तथा ऑप्शन बी है त, थ, द, ध, ऑप्शन सी है ट, ठ, ड, ढ, ऑप्शन डी है च, छ, ज, झ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि श, श, श और ह। देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास रगड़ खाकर निकलती है और रगड़ के कारण श्वास में कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है, वह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे श, श। देखिए, आप अपने हाथ पे हथेली पे ऐसे मतलब अपने होंठ को हथेली के पास ले जाइए और बोलिए श, श, तो हल्का मतलब थोड़ा सा मतलब हीट टाइप का लगेगा, गर्म लगेगा ना, तो इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन के नाम से जाना जाता है। और फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या तीसरा है कि य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं? ऑप्शन है स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन बी है अंतस्थ व्यंजन और ऑप्शन सी है ऊष्म व्यंजन एंड ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार के व्यंजनों में ध्वनि कंठ से निकलती है। ठीक है, और अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है? विकल्प है स्वर और विकल्प बी है व्यंजन और विकल्प सी है वर्ण और विकल्प डी है शब्द। तो इसका सही हो जाएगा वर्ण। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, लेकिन लिखित रूप में अगर बात की जाए तो वर्ण ही है। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। और वर्ण किसे कहते हैं? और विकल्प है वर्णों के संकलन को, और विकल्प शब्द समूह को, विकल्प शब्द गणना को, और विकल्प डी है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इसका जो सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर है डी, यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन आपका डी ही सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी हाश्य ध्वनि है? विकल्प ये है अ, विकल्प बी है ए, विकल्प सी है अ, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अ, ई, उ, री हाश्य ध्वनियां हैं। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में हाश्य से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी महाप्राण ध्वनि है? विकल्प है क और बी विकल्प है ख और सी विकल्प है ग तथा डी विकल्प है ब। तो इसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख। ठीक है, देखिए, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के दो भेद हैं, अल्पप्राण तथा महाप्राण। महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलती है। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण है। उदाहरण के लिए बात बता दूं तो ख, फिर एक छूट गया घ, फिर उसके बाद में छ, ज, ठ, ढ, थ, ध,
प, म और श, फिर श और फिर श फिर ह। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 8 है कि पंचानन शब्द में अनुसार किस ध्वनि के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है ना। जो अनुस्वार मतलब जो बिंदी की बात की गई है, तो ये चीजें बताई गई है इसमें। ऑप्शन है ङ और ऑप्शन बी है ञ और ऑप्शन सी है न एंड ऑप्शन डी है अणा। तो देखिए इसको आपको बताना है, इसका सही विकल्प आपका है बी, यानी ञ का यूज किया गया है। देखिए अनुसार शब्द के बाद आने वाला अयोग वह है जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, इनकी ध्वनि नाक से निकलती है। पंचानन शब्द में अनुस्वार ञ के स्थान पर प्रयोग किया गया है ना, तो पंचानन इस तरीके लिखा गया है, जो कि इसमें बिंदु रख के दर्शाया गया है। ठीक है, और प्रश्न संख्या 9 है कि क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं। तो ये ऑप्शन पहले सुन लीजिए, संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की और दक्षिणी भाषाओं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरबी और फारसी। ठीक है, देखिए जो क होता है, ग होता है, ज होता है, फ होता है, ये ध्वनियाँ अरबी फारसी से उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, जैसे मान लिया किसी को ज़मीर नाम है तो जेड से काउंट किया जाता है ना, और जैसे कागज, तो इस तरीके से प्रोनाउंस करने के लिए ऐसा होता है। ठीक है, और ठीक है, और अगला प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है कि वह वर्ण जिनका उच्चारण तालु से होता है वह है, विकल्प है मूर्धन्य वर्ग का और विकल्प बी है तालव्य वर्ग का और विकल्प सी है वोष्ठ वर्ग का और विकल्प डी है कंठ वर्ग का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तालव्य वर्ग का। ठीक है, वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है तालव्य वर्ग के अंतर्गत आता है। तो सिंपल सी बात है, जो चीज़ें तालु से होगी वो तालव्य के अंतर्गत आएगी, है ना। तालव्य की बात की जाए, इसमें बहुत जैसे शा आता है ना, तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ये तालु से होता है। जो और बाकी शा होता है मूर्धन्य से होता है, तो वो चीज़ें नहीं, मतलब जो चीज़ इसमें जो तालु से पूछे जाते हैं उसी की बात की गई है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, मतलब ऐसी बात नहीं है जैसे च, छ, ज, झ, ये सब तालव्य के अंतर्गत आते हैं, वो चीज़ मैं बात करूँगा अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है कि व्यंजन कितने होते हैं, विकल्प है 11 और विकल्प बी है 22, विकल्प सी है 33 और विकल्प डी है 16। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 33। देखिए स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। द्विगुण व्यंजन यानी एक द्विगुण व्यंजन उच्छिप्त व्यंजन जैसे ढ और ढ़ को जोड़ने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। मतलब दो व्यंजन ऐसे हैं जो जिसको द्विगुण के नाम से जाना जाता है, तो एक ड़ होता है एक ढ़ होता है। तो ये चीज़ें मतलब इसको इसमें जब नहीं काउंट किए थे तो 33 ही मानी जाती है, अगर उसको काउंट करोगे तब 35 मानी जाएगी ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। फिर प्रश्न संख्या 12 है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अनुरणात्मक शब्द है। बंधन, ऑप्शन बी है चंद्रमा और ऑप्शन सी है रण क्षेत्र और ऑप्शन डी है खड़खड़। तो इसका जो सही आंसर आपको बताना है, आंसर हो जाएगा खड़खड़। ठीक है, ये क्या है मैं बता देता हूँ आपको। देखिए अनुरणात्मक शब्द वह शब्द हैं जिनमें ध्वनि बिंबों का निर्माण होता है। खड़खड़ अनुरणात्मक शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। कंठ ध्वनियां हैं जो कंठ से बोली जाती है ना, तो वो चीज़ आपको बताना। ऑप्शन पहले सुन लीजिए, य, र और क, ख, च, च, फिर ज है, फिर ट है, फिर ण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी विकल्प, यानी कि क, ख, है ना। देखिए जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ से निकलती है उन्हें कंठ ध्वनियां कहते हैं। इसके अंतर्गत का आता है, का वर्ग के जितने हैं क, ख, ग, घ, ढ, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। फिर अगला प्रश्न की बात की जाए, प्रश्न संख्या 14 है मूर्धन्य व्यंजन है। विकल्प है ग, घ और विकल्प बी है ज, झ और विकल्प सी है ड़, ढ और विकल्प डी है प, फ। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ड़ और ढ, है ना, यानी कि विकल्प सी। ठीक है,
मूर्धन्य व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु मूर्धा से निकलती है। यानी मूर्धा का मतलब होता है मुंह के ऊपरी भाग के अग्रभाग से, है ना। तो जिसके अंतर्गत टा वर्ग वाले व्यंजन आते हैं, जैसे ट ठ ढ सब के सब, मतलब जितने भी 5 ही अक्षर हैं, मतलब इस टा वर्ग वाले में, तो वो मूर्धन्य से मतलब बोले जाते हैं, मूर्धा से। और फिर इसके बाद में अब फिर प्रश्न संख्या 15 है कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन से हैं। विकल्प है आ और विकल्प बी है क ग, विकल्प सी है थ ध, विकल्प डी है फ ब। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क, एक छूट जाता है ना, क्योंकि महाप्राण में आ जाएगा खा, तो ग, क ग, है ना। तो देखिए इसके बारे में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कम निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। हर वर्ग का, ये ध्यान रखें, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग, जैसे कि 5 वर्ग में जैसे क च ट त प ये वर्ग दिए गए हैं, तो इसमें से जैसे मतलब इसकी लाइनिंग है, तो क वर्ग का जैसे दिए हैं तो पहला होगा, फिर तीसरा होगा, यानी ख छूट जाएगा, फिर ग होगा, है ना, फिर घ छूट जाएगा, फिर ड़। तो ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 16, नासिक के व्यंजन की पहचान करें। विकल्प ये है श, विकल्प बी है इया, विकल्प सी है ग, विकल्प डी है ज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इया। प्रत्येक वर्ग का 5वां व्यंजन ड़, इया, ण, न, मा नासिक के व्यंजन है। इनमें मुख्य विवर के साथ साथ नासिक विवर से भी वायु बाहर निकलती है। इया इसी श्रेणी का व्यंजन है। देखिए 3 तरीके के श होते हैं, है ना, तो मैंने बताया नहीं था, तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ। देख लीजिए, इसको हम बोलते हैं तालव्य श, इसको बोलते हैं मूर्धन्य श, और इसको बोलते हैं दंत श, है ना। और हाँ तो जानते ही हो, है ना। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, है ना, क्योंकि मैं वर्ण वाला पढ़ा रहा हूँ तो इसको जानकारी देना जरूरी है, समझा मैं। फिर है कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाए जाते हैं। विकल्प ध्यान से सुनिए। अ विकल्प है स्वर, और विकल्प बी है संयुक्त अक्षर, और विकल्प सी है स्वतंत्र ध्वनि, और विकल्प डी है व्यंजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर। कारण क्या है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना विघ्न बाधा के होता है उन्हें तथा उनके उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, स्वर कहलाते हैं। ये सभी स्वतंत्र होते हैं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।